हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोनोपोली मार्केट यानी एकाधिकारी बाज़ार। एकाधिकारी बाज़ार को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले की वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन को। परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व किस तरह की होती है, इन सब टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आप बेसिक्स को स्टडी करना चाहते हैं मार्केट से रिलेटेड तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अब आज की वीडियो, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एकाधिकारी बाजार, जो वर्ड है मोनोपोली यानी इंग्लिश का जो वर्ड है मोनोपोली, ये वास्तव में ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड मोनोपोलिन से लिया गया है। और मोनोपोलिन का मीनिंग होता है एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर अ कमोडिटी और ट्रेड। मतलब कि किसी एक वस्तु या व्यापार पर जब एक्सक्लूसिवली किसी एक का नियंत्रण हो, किसी एक व्यक्ति, फर्म या उत्पादक का नियंत्रण होता है अगर किसी एक वस्तु पर या व्यापार पर, तो उस स्थिति को कहते हैं मोनोपोलिन। उस व्यक्ति को, उस फर्म को या उस उद्योग को हम क्या कहेंगे? मोनोपोलिन। तो यानी कि ये एक ऐसा बाजार है जहां पर केवल एक उत्पादक या एक विक्रेता या एक फर्म होगी किसी वस्तु से संबंधित। ठीक है, तो ये जो मार्केट है ये एक इम्परफेक्ट मार्केट है। इससे पहले लर्नर्स हमने बात की थी कि ब्रॉडली जो है दो तरह की मार्केट होती हैं। परफेक्ट मतलब अगर हम उसके फीचर के हिसाब से हम उसको दो कैटेगरी में बांटें तो परफेक्ट मार्केट होती है और एक इम्परफेक्ट मार्केट होती है। परफेक्ट मार्केट सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है, क्योंकि जो परफेक्ट वाले जो फीचर्स हैं जिसमें आती हैं आपकी परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट नॉलेज, वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए परफेक्ट मार्केट सिर्फ एक होती है, वो होती है परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता। और वास्तव में ये बाजार कहीं नहीं मिलता है, इसके बारे में भी हम इससे पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अलावा जितनी भी मार्केट्स हैं वो सभी की सभी क्या हैं? इम्परफेक्ट मार्केट। तो अब यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन पर आ रहे हैं कि इसका जो मीनिंग है एक्चुअली यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है कि एक ऐसा बाजार जहां पर किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, उसी का कंट्रोल है उसके ऊपर, और साथ के साथ एक कंडीशन और इसके अंदर जुड़ जाती है कि जब किसी बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो, सिंगल सेलर, एक ही विक्रेता है या एक ही फर्म है, एंड इंपॉर्टेंट थिंग, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब कि और उसका कोई भी निकटतम स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अगर निकटतम स्थानापन्न मिल गया तो फिर तो उस वस्तु की जगह उसके स्थानापन्न को प्रयोग किया जा सकेगा और क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा। तो मोनोपोली क्या हो गई? खत्म। तो आप ये कह सकते हैं ये इसकी कंडीशन है कि एक ऐसा बाजार जहां पर किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और वो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है उसका कोई भी निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है। तो हम एक ऐसे बाजार को क्या कहेंगे? एकाधिकारी बाजार। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं? जैसे कि अगर किसी एरिया में मान लीजिए हम हरियाणा से हैं, तो हरियाणा में UHBVN, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, तो उत्तरी हरियाणा के अंदर जो बिजली की सप्लाई करती है वो एक ही निगम है। तो अगर हमें बिजली चाहिए तो हमें इन्हीं से ही बिजली की पूर्ति मिलेगी, यानी यहीं से ही हमें
बिजली की पूर्ति की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, और इसका कोई निकटतम स्थानापन्न है भी नहीं। जो भी इसके अल्टरनेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पर क्या हो गई, जो बिजली निगम है उसकी क्या हो गई, मोनोपोली हो गई। तो ये इसका एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आखिर मोनोपोली की सिचुएशन अराइज क्यों होती है, कॉजेस दैट लीड टू मोनोपोली, मतलब कौन से ऐसे कारण हैं जो किसी बाजार के अंदर मोनोपोली की यानी एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। मतलब कौन से कारण हैं जो उत्तरदायी हैं जिनकी वजह से बाजार के अंदर एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है, अगर ऑनरशिप है किसी के पास, ऑनरशिप ऑफ सोर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी वस्तु के निर्माण के लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, उसके संपूर्ण स्रोत पर किसी एक का ही अधिकार है। ठीक है, तो हम इसी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पर कह रहे हैं, मान लीजिए बिजली बनाने के लिए केवल कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो हम जानते हैं कि बिजली कोयले से भी बनती है, पानी से भी बनाई जाती है, बांध बनाकर नदियों के ऊपर, और न्यूक्लियर एनर्जी से भी बिजली बनाई जाती है। पर हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स है कि कोयले से बिजली बनाई जाती है, और इसका जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास है। ठीक है, या किसी एक कंपनी के पास उसका अधिकार है। ठीक है, किसी एक कंपनी, किसी एक फर्म के पास ही उसका अधिकार है। तो नेचुरली क्या होगा कि बिजली को बनाने वाली वो एक ही मात्र उत्पादक फर्म बन जाएगी और वो ही उसकी विक्रेता होगी। तो क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी। दूसरा क्या कारण हो सकता है, एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक। ठीक है, कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जिस तकनीक की आवश्यकता है, या मान लीजिए कोई विशिष्ट ज्ञान, किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसा मेथड है। जैसे आप बहुत बार सुनते होंगे कि कोई वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए किसी ने कोई नई टेक्निक को इन्वेंट किया है, तो उस वस्तु का निर्माण केवल वही कर सकेगा। ठीक है, तो अगर किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी वस्तु को बनाने की एकमात्र टेक्निक है, तो उसके पास उस वस्तु के निर्माण का क्या हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। वो अकेली फर्म होगी उस वस्तु को बनाने वाली। तो ये भी एक कारण हो सकता है मोनोपोली की सिचुएशन के अराइज होने का। तीसरा क्या कारण हो सकता है, ये इसी से जुड़ा हुआ है, पेटेंट राइट्स। बेसिकली ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये है पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स क्या होते हैं, वैसे ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, पर इन शॉर्ट हम इसके बारे में बात करेंगे कि पेटेंट राइट्स होते क्या हैं। पेटेंट राइट्स क्या है, किसी उत्पादन की किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित कोई तकनीक का प्रयोग, या उस वस्तु को उत्पादन करने का आप कह सकते हैं कि कोई वस्तु ही उत्पादित की है, कोई नई वस्तु उत्पादित की है, या किसी टेक्निक को अराइज किया है, तो उसके कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेना। मतलब किसी वस्तु के निर्माण की तकनीक या उस वस्तु के निर्माण के कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जिस व्यक्ति के पास उसके कानूनी अधिकार होंगे यानी पेटेंट राइट्स होंगे, तो उस वस्तु का उत्पादन केवल और केवल वही फर्म या वही व्यक्ति कर सकेगा जिसने या तो उस
तकनीक को पेटेंट करवाया है, ठीक है, या तो टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया है, या वस्तु को ही पेटेंट करा लिया है जिस वस्तु का उसने उत्पादन किया है, इन्वेंट की है, खोजी है कोई भी, या आइडेंटिफाई ही किया है, जस्ट आइडेंटिफाई करने पर भी। और अगर उस किसी ने पहले उसको पेटेंट नहीं करा रखा है, उसके कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं कर रखे हैं, तो भी उस वस्तु को पेटेंट करा करके वो उसके कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकता है अगर पहले किसी के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस तकनीक के प्रयोग से बनने वाली वस्तु, यानी जिस वस्तु के उत्पादन में उस तकनीक का इस्तेमाल होना है, तो वो तकनीक पर उसका क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। तो उसके उत्पादन अगर किसी ने करना है तो वो उससे उस तकनीक को खरीदेगा, उसके राइट्स परचेज करेगा, उसको रॉयल्टी पे करेगा, या जो भी एक उन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो सकती है उसके जरिए उसका उत्पादन करेगा। तो ये फर्म जिसने भी उसको खरीदा है वो एक अधिकार में आ सकती है, या उसने किसी वस्तु का ही निर्माण किया है और उसको पेटेंट करा लिया है, तो भी वो उस वस्तु के निर्माण में क्या बन जाएगा, एक अधिकारी बन जाएगा। तो ये जो है ये इसी से जुड़ा हुआ है कि एक्सक्लूसिव नॉलेज है किसी भी प्रोडक्शन की, टेक्निक की, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मोनोपोली की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। चौथा कारण क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी भी मोनोपोली को सपोर्ट कर सकती है कई बार। कैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित सरकार क्या देती है, लाइसेंस देती है, और वो लाइसेंस सरकार ने किसी एक को ही दिया या अपने पास ही रख लिया, किसी को नहीं दे रही है, तो फिर जिसको वो लाइसेंस मिलेगा, जिस फर्म को वो लाइसेंस मिलेगा, वो उसके उत्पादन में क्या बन जाएगी, इकलौती फर्म बन जाएगी, और वो किस में आ जाएगी, एकाधिकार की स्थिति में आ जाएगी, ठीक है। तो सरकार की पॉलिसी भी क्या कर सकती है, उसको एकाधिकारी बना सकती है, जहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ही अन्य फर्मों के प्रवेश पर क्या लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि किसी और को लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। जब लाइसेंस ही नहीं मिलेगा तो कोई भी फर्म उस वस्तु के उत्पादन में उसकी कॉम्पिटिटर नहीं बन सकती है। तो इसकी वजह से हो गया। और क्या कारण हो सकता है, साइज ऑफ मार्केट, कि अगर बाजार का आकार ही छोटा है, अब बाजार के आकार के छोटा होने से मतलब ये नहीं है कि जो बाजार है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, नो, डजंट मीन दैट। बाजार के आकार से मतलब है कि लेन देन की क्रियाएं कितनी हो रही हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई का साइज क्या है, ठीक है। तो अगर किसी बाजार के अंदर क्रेताओं की संख्या ही बहुत कम है, ठीक है, यानी डिमांड ही बहुत कम है, तो वहां पर एक से ज्यादा जो सेलर हैं, विक्रेता हैं, वो सरवाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए कि किसी दूर दराज के इलाके के अंदर कोई छोटा मोटा गांव है, जहां पर कुछ ही 10, 15, 20 घरों का वो गांव है, परिवारों का वो गांव है, तो वहां पर एक से ज्यादा दुकानदार अगर होंगे, मैं यहाँ पर एक फर्म की बात नहीं कर रही, जस्ट एक एग्जाम्पल की बात है कि एक से ज्यादा दुकानदार सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि डिमांड ही नहीं है वहां पर इतनी, तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक ही दुकानदार को, वहां की जो मार्केट का साइज है वो एक ही दुकानदार को सपोर्ट करेगा। तो वो कैसे सिचुएशन में आ गया, मोनोपोली की सिचुएशन में आ गया। तो ऐसे ही एक फर्म के लिए हो सकता है, ठीक है, कि अगर डिमांड ही नहीं है ज़्यादा तो एक ही जो विक्रेता फर्म है बस वही सप्लाई करती रहेगी, दूसरी कोई कंपटीशन में आएगी नहीं क्योंकि डिमांड ही नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, जब साइज ऑफ मार्केट की वजह से अगर मोनोपोली क्रिएट हो रही है, साइज ऑफ मार्केट की वजह से, तो इसे नेचुरल मोनोपोली बोला जाता है। नेचुरल मोनोपोली बोला जाता है इसे, यानी प्राकृतिक एकाधिकार, क्योंकि ये प्रकृति की वजह से ही है, मतलब अपने आप से ही है, ठीक है। 6th जो रीजन है वो क्या हो सकता है, लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी। लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी, लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, ये एक कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस है फर्म की, खास तौर पर इसे बड़ी जो फर्म होती हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। करती क्या है बड़ी फर्में, अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर 4-5 फर्म हैं किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली, जिनमें से कोई एक फर्म काफ़ी बड़ी है और बाकी फर्में छोटी हैं, तो जो बड़ी फर्म है और उसके
उस वस्तु के अलावा भी वो और वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। तो वो क्या करती है कि जो अपनी वस्तु की कीमत है उसको कॉस्ट से भी नीचे, कई बार क्या कर देती है, कॉस्ट से भी नीचे निर्धारित कर देती है। ठीक है, तो अब इसने तो, ये तो बड़ी फर्म है, कॉस्ट से भी, लागत से भी नीचे अगर वो कीमत को रख रही है या बिल्कुल लागत पर ही रख रही है, तो ये तो सरवाइव कर जाएगी क्योंकि बड़ी फर्म है, लॉस सहन कर लेगी, ये बड़ी फर्म है। लेकिन अब इतनी कम कीमत पर वो जो छोटी छोटी फर्में हैं, अन्य जितनी भी छोटी फर्म हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी, वो बेच नहीं पाएंगी क्योंकि उनको लॉस होगा। लॉस होगा तो वो मार्केट से बाहर होती चले जाएंगी, यानी उत्पादन बंद कर देंगे। तो अपने आप और क्या हुआ, जितनी भी छोटी फर्म थी जो इसके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाई, वो सभी के सभी मार्केट से बाहर हो जाएंगी और फिर अकेली विक्रेता फर्म वो रह जाएगी। उसके बाद वो अपनी मर्जी से कीमतों को फिर कितनी भी रख सकती है, क्योंकि वो अब कैसे सिचुएशन में आ गई, एकाधिकार के सिचुएशन में आ गई। तो ये एक रीज़न होता है जो अक्सर किया जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आप जियो का कह सकते हैं। जब जियो ने अपना जो लॉन्च किया अपना, यानी टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में जब आई जियो, तो उसने बहुत लंबे समय तक फ्री डेटा दिया। तो ये एक रीज़न था कि जितनी छोटी फर्म हैं जो कंपटीशन में नहीं टिक सकती, उनको मार्केट से बाहर कर दिया जाए। तो लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है फर्म द्वारा, जो बड़ी फर्म होती हैं। और लास्ट जो एक रीज़न हो सकता है वो है मर्जर ऑफ फर्म्स, यानी कि जहां पर फर्म क्या हो जाती हैं, मिल करके एक हो जाती हैं, विलय हो जाता है फर्मों का। ठीक है, तो मतलब जब अगर मान लीजिए ये तो था कि छोटी फर्मों ने क्या कर दिया, बाहर हो गई, मार्केट से ही बाहर हो गई क्योंकि वो कंपटीशन नहीं कर पाती। अगर इस तरह की कोई प्राइस कंपटीशन शुरू हो गया फर्म्स के बीच में, लेकिन दोनों ही फर्म क्या हैं, बड़ी फर्म में हैं, एक ने प्राइस कम किया, फिर दूसरे ने प्राइस कम किया, फिर उसने, पहले वाले ने कम किया, फिर उसने कम किया। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ प्राइस को लेकर के कंपटीशन करते रहते हैं। अब इससे क्या होता है, जब भी कंपटीशन होता है तो उससे जो फ़ायदा मिलता है वो मिलता है कंज्यूमर को। और जब जैसे ही वो ये रियलाइज़ करते हैं कि इस कंपटीशन से उनको लॉस हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं और कंज्यूमर का फ़ायदा हो रहा है, तो वो कई बार क्या करती हैं, दो फर्म में मिल करके एक हो जाती हैं, मर्ज कर लेती हैं अपने आप को, दोनों को मिला करके एक कर देती हैं। तो फिर वो क्या हो गई, मोनोपोली, एक फर्म बन करके रह गई। तो इस तरह की स्ट्रेटजी की वजह से भी जो मार्केट है उसके अंदर मोनोपोली यानी एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये हैं रीजंस जिनकी वजह से किसी बाजार के अंदर मोनोपोली सिचुएशन अराइज होती है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ मोनोपोली। फीचर्स ऑफ मोनोपोली यानी एक मोनोपोली बाजार की क्या विशेषताएं हैं, आप कह सकते हैं क्या लक्षण हैं, क्या गुण हैं या क्या मान्यताएं हैं। यानी एक बाजार जिसके अंदर मोनोपोली है तो उसमें किन किन चीज़ों को हम देख सकते हैं, क्या कुछ होता है एक मोनोपोली मार्केट के अंदर। तो सबसे पहली बात तो हम अभी तक बात कर ही रहे हैं कि सिंगल सेलर होता है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। विक्रेता तो एक ही होता है लेकिन जो क्रेता हैं वो बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला कारण तो सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि बाजार में किसी भी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है। वो विक्रेता एक व्यक्ति हो सकता है, एक उत्पादक, एक फर्म हो सकती है या कुछ व्यक्तियों का समूह या संस्था भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो फर्म है वही क्या है, इटसेल्फ इंडस्ट्री है। फर्म इज इंडस्ट्री, जो फर्म है वही इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है। इंडस्ट्री क्या है, जस्ट इंडस्ट्री क्या है कि हम वैसे तो जनरली कहते हैं ग्रुप ऑफ फर्म्स, फर्मों का समूह,
ग्रुप ऑफ फर्म्स का मतलब क्या है कि किसी एक वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्म्स को हम ज्वाइंटली इकट्ठे हम उनको एक क्या कह देते हैं कि वो एक इंडस्ट्री है। जैसे कार इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि कार का उत्पादन करने वाली सभी फर्में। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो भी वस्तु है उसकी डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इंडिकेट करती है कि इंडस्ट्री की बात है। ठीक है, तो जब फर्म मार्केट में एक ही फर्म है और कोई फर्म है ही नहीं, तो उसी की डिमांड मार्केट डिमांड है और उसी की सप्लाई मार्केट सप्लाई है, तो फर्म अपने आप ही क्या है, उद्योग भी है। तीसरा क्या विशेषता है इसकी कि नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, नई फर्म बाजार के अंदर एंटर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इसको मान्यता भी इसीलिए कहा गया है। हमने कहा ना कि ये फीचर्स हैं या अजम्पशंस हैं या इसके लक्षण हैं, ठीक है, तो इसको मान्यता भी इसीलिए कहा गया कि अगर नई फर्म एंटर कर गई तो मोनोपोली नहीं रही। ठीक है, तो नई फर्म्स एंटर नहीं कर सकती हैं। उसके रीजन कई हो सकते हैं, लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी की वजह से एंट्री नहीं हो पाएगी, या फिर गवर्नमेंट की लाइसेंस की नीति ऐसी है उसकी वजह से नहीं हो सकती, या फिर कच्चे माल का स्रोत किसी एक के पास है। ठीक है, वही जो सारे रीजंस हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो न्यू फर्म मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्या है, ये डेफिनेशन में ही आया था, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कि जिस वस्तु के उत्पादन की बात हो रही है, जिस वस्तु के विक्रेता की बात हो रही है, उस वस्तु का कोई भी निकटतम स्थानापन्न नहीं है। यहां भी वही बात है कि अगर निकटतम स्थानापन्न हो गया तो मोनोपोली नहीं है, अगर स्थानापन्न ही मिल गया तो फिर कंपटीशन हो जाएगा, और कंपटीशन हुआ तो मोनोपोली नहीं, क्योंकि यहां पर प्रतियोगिता तो है ही नहीं। मोनोपोली के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगिता नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, पांचवा क्या है कि जो वस्तु है वो होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड, वस्तु होमोजीनियस भी हो सकती है, वस्तु होमोजीनियस भी हो सकती है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है, मतलब समरूप वस्तु भी हो सकती है। एक फर्म बस एक ही वस्तु का उत्पादन कर रही है, वो बिल्कुल सेम है, या फिर एक ही फर्म है पर वो विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन कर रही है। विभेदीकृत कैसे, कि वो एक वस्तु के अंदर जो कंज्यूमर का ग्रुप है उसके हिसाब से उसमें उसकी क्वालिटी के अंदर या उसकी पैकिंग के अंदर कोई डिफरेंशिएट कर सकती है, कि जैसे कि अमीर वर्ग है अगर कंज्यूमर्स का, तो उसके लिए थोड़ी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को जो महंगा होगा, और अगर लो क्लास ग्रुप, लो इनकम ग्रुप है तो उसके लिए थोड़ी हल्की क्वालिटी और कम प्राइस पर। तो इस तरह की भी हो सकती है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है और होमोजीनियस भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है कि फर्म प्राइस मेकर है। ठीक है, प्राइस मेकर क्यों, क्योंकि फर्म अपने आप में ही क्या है, इंडस्ट्री है। फर्म का कंप्लीट कंट्रोल है किस पर, सप्लाई पर। फर्म का मार्केट सप्लाई पर कंप्लीट कंट्रोल है, क्योंकि अकेली फर्म है तो उसी का कंट्रोल है। वो क्या कर सकती है, सप्लाई को कम करके पूर्ति की शॉर्टेज, सप्लाई की शॉर्टेज दिखा करके भी प्राइस को इंक्रीज कर सकती है। तो फर्म का कंप्लीट कंट्रोल है सप्लाई के ऊपर, इसलिए फर्म अपने आप ही क्या है, प्राइस मेकर है। जबकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म प्राइस मेकर नहीं होती, बल्कि क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। प्राइस कहाँ डिसाइड होता है, इंडस्ट्री के अंदर, यानी मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई से। पर क्योंकि यहाँ तो फर्म ही इंडस्ट्री है तो उसी की डिमांड मार्केट डिमांड है और उसी की सप्लाई मार्केट सप्लाई है। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट कंट्रोल है प्राइस के ऊपर और प्राइस मेकर होती है। और क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस मार्केट का। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कीमत विभेद, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है विभेद, कीमत विभेद। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जो एक मोनोपोली फर्म है, जो एक एकाधिकारी फर्म है, वो क्या कर सकती है, एक ही वस्तु को
ठीक है, सिंगल जो गुड है उसी को अलग अलग कंज्यूमर्स को, ठीक है, कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2, कस्टमर 1 2 बायर्स को, अलग अलग बायर्स को या अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग कीमत पर बेच सकती है। ठीक है, तो इस चीज को, इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद, कि एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेच सकती है। इसका एग्जाम्पल आप सभी बड़े अच्छे से जानते हैं, जैसे कि जो हमारा जो बिजली वितरण निगम है UHBVN, आप अच्छे से जानते हैं ये क्या करता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। वही जो बिजली है इंडस्ट्रीज के लिए यानी कमर्शियल यूज के लिए अलग रेट है, हाउस होल्ड यूज के लिए यानी घरेलू प्रयोग के लिए अलग रेट्स हैं, और जो एग्रीकल्चर में यूज होती है बिजली वहां पर अलग रेट्स हैं। तो एक ही बिजली है पर तीनों जगह पर इसके जो रेट्स हैं, जो प्राइस है वो अलग अलग है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है मोनोपोली फर्म। और लास्ट हम बात करेंगे कि रेवेन्यू कर्व्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, रेवेन्यू कर्व्स कैसे होते हैं एक मोनोपोली मार्केट के अंदर? तो मोनोपोली मार्केट में जो रेवेन्यू कर्व होते हैं हमारे, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू कर्व, वो इस तरीके से, यहाँ पर हम आउटपुट को शो करें, यहाँ पर रेवेन्यू को शो करें, तो इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है और यही फर्म का डिमांड कर्व भी होता है। और मार्जिन रेवेन्यू कर्व क्या हो गया? जो वाई एक्सिस है और जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके मिड पॉइंट से होकर के इस तरीके से गुजरता हुआ हमारा क्या होता है? मार्जिन रेवेन्यू कर्व होता है। तो दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। तो और जो कोस्ट कर्व्स की अगर हम बात करें, ये तो रेवेन्यू कर्व की बात हो गई, अगर हम कोस्ट कर्व्स की बात करें तो कोस्ट कर्व्स वैसी ही होती हैं जो हमारी ट्रेडिशनल कर्व्स होती हैं। ट्रेडिशनल कोस्ट कर्व्स हैं मतलब कि यू आकार की होती हैं। तो ये है पूरी की पूरी जो मोनोपोली मार्केट है उसके फीचर्स के बारे में। अब इन लास्ट सप्लाई कर्व की अगर हम बात करें, मोनोपोली मार्केट के अंदर सप्लाई कर्व कैसी होती है? तो सप्लाई कर्व के बारे में मोनोपोली के अंदर मतलब डेफिनेट तरीके से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कुछ कहा जा सकता? उसका रीजन है ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि एक ही वस्तु को, एक ही जितनी मात्रा को अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस पर बेचा जा सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग कंज्यूमर को सेम प्राइस पर बेच दिया जाए। मतलब प्राइस उतना ही है लेकिन क्वांटिटी कम या ज़्यादा दी जा रही है। तो इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो सप्लाई कर्व है उसके बारे में सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता कि उसकी शेप कैसी होगी। जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में कहा था कि जो न्यूनतम एवीसी है उससे ऊपर जो मार्जिन कॉस्ट कर्व होती है वो हमारी सप्लाई कर्व होती है फर्म की, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे इस टॉपिक में आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।